गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पहले हमने टॉपिक किया था क्लास में भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक विचार 24/4/2021 को, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को राज्य संबंधी विचार, लोकतंत्र संबंधी विचार, समानता पर बल, धर्मनिरपेक्षता, अधिकारों के संबंध में समाजवाद संबंधी विचार, पूंजीवाद का विरोध और साम्राज्यवाद का विरोध। उसके बाद लास्ट हमारा जो पॉइंट था वो था वर्ण व्यवस्था का विरोध, कि अंबेडकर जी वर्ण व्यवस्था का जोरदार खंडन करते हैं। ये मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करूँगी ये वाला पॉइंट। प्राचीन अगर हम व्यवस्था की बात करें, मैंने बताया था कि 4 वर्ण थे, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। यानी कि जो प्राचीन व्यवस्था थी वो समाज के 4 वर्णों में विभाजित थी। अगर वो जो 4 वर्ण थे प्राचीन भारतीय, अगर हम बात करें, मनु की बात करें, विचार का जो मनु हुआ है, कौटिल्य की बात करें, शंकराचार्य की बात करें, इन सभी ने जो है इन 4 वर्णों का प्रबल समर्थन किया था और समाज के लिए इसको क्या माना था, उपयुक्त माना था। अतः परंतु धीरे धीरे यह वर्ण व्यवस्था क्या होती चली गई, जटिल होती चली गई, जिसके कारण समाज के जो तीनों उच्च वर्ग थे, जिसे हम सवर्ण जातियां कहते हैं, निशूद्र और जो दलित वर्ग थे, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना शुरू कर दिया, उनसे अमानवीय कार्य करवाए जाने लगे। अतः ब्रिटिश काल में भी वर्ण व्यवस्था क्या थी, अपनी चरम सीमा जो है पार कर चुकी थी। अतः जो भीमराव अंबेडकर थे वो काफ़ी चिंतित थे। अतः वो शूद्रों और दलितों की स्थिति जो दयनीय हो रही थी, इसको लेकर वो काफ़ी चिंतित हुए। अतः उन्होंने कहा कि शूद्रों या दलितों की दयनीय स्थिति के लिए वर्ण व्यवस्था को उत्तरदायी मानना है, कि जो वर्ण व्यवस्था है, जो 4 वर्ण बनाए गए हैं, मेन कारण यही है कि शूद्रों और दलितों की स्थिति का। अतः उन्होंने कहा कि दलित न केवल शोषित हो रहे हैं बल्कि उन्हें अछूत भी कहा जा रहा है, उन्हें अपवित्र भी माना जाने लगा है। इसी आधार पर उन्होंने हिंदू धर्म की इस व्यवस्था को समाप्त करने का क्या लिया, निश्चय किया और इसका जोरदार क्या किया, विरोध किया। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का समर्थन। इसमें मैं एक पॉइंट शायद मैं भूल गई हूँ देना, जिसमें मैं एक पॉइंट आप प्लीज़ और ऐड कर लेना। इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता का समर्थन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को क्या दिया है, महत्व दिया है। वो कहते कि न्यायपालिका क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो वो अपना निष्पक्ष रूप से क्या ले सकेगी, निर्णय ले सकेगी। लेकिन उस समय न्यायपालिका जो होती वो विधान पालिका और कार्यपालिका से उसको जो क्या है मुक्त नहीं रखा गया था। अतः इनका क्या कहना था कि न्यायपालिका के अपने अलग से कार्य हों, विधान पालिका के अपने अलग से कार्य हों और कार्यपालिका के अपने अलग से कार्य होने चाहिए। अतः इन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका जो होगी वो बिना किसी दबाव के निष्पक्षतापूर्वक जो है अपने दायित्वों का क्या करेगी। अतः हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका बिना किसी दबाव में निष्पक्षतापूर्वक और अपने दायित्वों का क्या करना करे, निर्वहन करे। इसके कारण जन साधारण में न्यायपालिका के प्रति क्या बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना और अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता का होना क्या है, जरूरी है। अतः भीमराव अंबेडकर के उस समय के ये शब्द हैं वो आज हमें सार्थक दिखाई देते हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें तो न्यायपालिका, विधान पालिका और कार्यपालिका तीनों अलग अलग अंग हैं, तीनों अपने अपने क्षेत्र में काम करती है, कोई भी किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। उसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का समर्थन। उसके बाद हम बात करेंगे जो शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के समर्थन की अगर हम बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर भारत के प्राचीन इतिहास और उसकी जितनी भी कमजोरियां थी उनके बारे में उनको पूर्ण रूप से ज्ञान था और उनका विचार था कि जब भारत की जो केंद्रीय सत्ता है कमज़ोर हुई है,
तब तब किसी विदेशी शक्ति के हम क्या बने हैं, गुलाम बने हैं। इसलिए वह स्वतंत्र भारत के लिए क्या करना चाहते थे, एक शक्तिशाली या केंद्रीय सरकार का समर्थन करना चाहते थे। शक्तिशाली केंद्रीय सरकार ही भारत में क्या कर सकती है, एकता और अखंडता को बनाए रख सकती है। अतः अम्बेडकर जी दलितों और अल्पसंख्यकों के मसीहा थे, ये आपको पता ही है। अतः उनका विचार था कि समाज का जो शोषित वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो दलित समाज है, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उसके हित तभी सुरक्षित रह सकते हैं यदि केंद्रीय सरकार क्या होगी, काफ़ी मजबूत होगी। अतः उन्होंने संविधान सभा में भी अपने भाषण में कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, तुम चाहे केंद्र को शक्तियाँ देने से कितना भी संकोच करो, फिर भी केंद्र को शक्तिशाली बनने से रोकना क्या है, कठिन है। अतः संसार की वर्तमान परिस्थितियों में शक्तियों का केंद्रित होना आवश्यक है। अतः इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ सरकार के विकास में ध्यान देने की भी आवश्यकता है, जिसे संविधान द्वारा ही बहुत सी सीमित शक्तियों के बावजूद भी काफ़ी उसका क्या हुआ, अधिक विकास किया गया है और राज्य सरकारों को क्या कर दिया गया, पीछे छोड़ दिया गया। ये सभी कुछ वर्तमान परिस्थितियों के कारण ही हुआ है। अतः ऐसी परिस्थितियां अवश्य ही क्या करती हैं, भारत सरकार को क्या करेंगी, प्रभावित करेंगी और कोई भी इसे शक्तिशाली बनने से रोक नहीं सकता। अतः हम कह सकते हैं कि शक्तिशाली अगर केंद्र होगा, मैंने बताया था आपको, एक संघात्मक सरकार होती है, एकात्मक सरकार होती है। जहाँ हमारा फर्स्ट ईयर में हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था कि राज्य जो होते हैं वो स्वायत्तता की मांग क्यों क्यों करते हैं, जहाँ राज्य अधिक केंद्र अधिक शक्तिशाली क्यों है, केंद्र को अधिक शक्तिशाली क्यों बनाया गया। अतः जो अम्बेडकर ने बात कही कि केंद्र को, क्योंकि हम काफ़ी सालों तक अंग्रेजों के, ब्रिटिश सरकार के गुलाम रहे, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अतः इस कारणों से जो है केंद्र को क्या बनाया गया, अधिक शक्तिशाली बनाया गया। अतः हम कह सकते हैं कि अम्बेडकर के जो विचार हैं वर्तमान समय में क्या है, सार्थक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है संविधानवाद। संविधानवाद क्या होता है, संविधान, देश का संविधान की हम बात करेंगे कि देश का जो संविधान होता है किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा अनुसार नहीं चलाया जा सकता, अपितु शासन की शक्तियां, इसके विभिन्न अंगों आदि का वर्णन जो है लिखित रूप में संविधान में किया जाना चाहिए। अतः वह कानूनों के संहिताकरण के क्या थे, प्रबल समर्थक थे। उनका क्या विचार था कि प्राचीन भारत में जो शासन हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार है, जब मध्यकाल में मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार चलाया जाता था, ऐसे कानूनों को भारत में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय 600 देशी रियासतें थी और सभी रियासतों के, मैंने पीछे भी एक हमारा पॉइंट आया था कि अपने नियम थे, उनके अपने कानून थे। अतः शक्तिशाली केंद्रीय सरकार तभी अपने कार्यों को संपन्न कर सकती थी यदि सभी प्रांतों में सार्वजनिक कानून एक समान हो। अतः संघीय संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए, ये बात अम्बेडकर ने कही, जिससे संपूर्ण राष्ट्र में एक समान जो है कानून लागू होंगे। अतः वर्तमान में हमारा एक ही संविधान है, कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई कानून, कोई सरकार जो संविधान से ऊपर नहीं है। अतः संविधान ही सर्वोच्च है। अगर कोई केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें, व्यक्ति, संस्था, समुदायों के द्वारा संविधान की उल्लंघना की जाती है तो जो आपातकाल, अगर सरकारों का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलता तो वहाँ पर राष्ट्रपति आपातकाल को क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। उसके बाद आता है हिंदू कोड बिल। ये हिंदू कोड बिल क्या था, व्यू अबाउट हिंदू कोड बिल। अगर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय समाज में जितने भी विद्यमान जातीय भेदभाव था, उस समय अस्पृश्यता की भावना थी, अछूत कहा जाता था लोगों को, दलित कहा जाता था। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1948 में जब उनको कानून मंत्री बनाया गया था तो पंडित नेहरू हिंदू कोड बिल बनवाने की इच्छा रखते थे ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को क्या मिले, समान अधिकार मिले। जैसे ही अम्बेडकर ने पंडित नेहरू की इच्छा का पता लगा तो उन्होंने हिंदू कोड बिल का क्या किया, जोरदार समर्थन किया और इसे जल्दी से जल्दी बनवा लेना चाहते थे। अतः डॉक्टर अम्बेडकर के कड़े श्रम के पश्चात हिंदू कोड बिल का क्या किया गया, निर्माण किया गया और जो भी मसौदा संसद में प्रस्तुत किया गया
उसमें कुछ निम्नलिखित बातें थी। फर्स्ट थी क्या थी, जन्म के अधिकार संबंधी कानून को क्या किया जाए, निरस्त किया जाए। यह कानून क्या करता है, अंतर्जातीय जो विवाह होते हैं उनकी अनुमति नहीं देता, यानी कि वो अंतर्जातीय विवाह को महत्व देना चाहते थे। हिंदू स्त्रियों की संपत्ति के पूर्ण अधिकार में भागीदारी हो, पुत्री का अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार हो, तलाक संबंधी नियम बनाए जाए और अंतर्राज्यीय विवाह को कानूनी वैधता प्रदान की जाए और उसे संरक्षण दिया जाए। परंतु इस कानून पर संसद में क्या हुआ, काफ़ी अगहमा हुआ। सिखों ने इस कानून को हिंदू धर्म में शामिल करने की एक चाल मानी। अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा कि यदि कानून बना तो ये अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे। अतः डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसे हिंदू धर्म को तोड़ने की साजिश भी बताया। इसी तरह के विचार वल्लभ भाई पटेल के भी थे, मदन मोहन मालवीय के भी थे। अतः हिंदू कोड बिल पर उठे विवाद से नाराज होकर डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने मंत्री पद से क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। परंतु कुछ समय के पश्चात इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए और इसे जो है पुनः लागू कर दिया गया था। अतः अम्बेडकर का ये महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद हम बात करेंगे लैंगिक समानता। लैंगिक समानता, अम्बेडकर ने अपने विचारों में लैंगिक समानता पर भी काफ़ी बल दिया। वह स्त्री और पुरुष में किसी भी तरह का भेदभाव को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने अपने सामाजिक विचारों का मुख्य आधार क्या बताया, लैंगिक समानता। अतः संसद में हिंदू कोड बिल में भी इस उद्देश्य को रखा गया कि स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर समान अधिकार होने चाहिए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार। इस बिल का मुख्य उद्देश्य क्या था, स्त्रियों को अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने, तलाक लेने की, संपत्ति में पुत्रियों को भी समान अधिकार देने की व्यवस्था, स्त्रियां भी समान पूर्वक जीवन क्या कर सकें, व्यतीत कर सकें। परंतु स्त्रियों और पुरुषों में लैंगिक समानता दर्शाने वाले उक्त जो विधेयक थे वो संसद में भारी विरोध का सामना करना पड़ा था उनको, जिसके कारण अम्बेडकर को त्याग पत्र भी देना पड़ा था। परंतु कुछ समय के पश्चात भारत सरकार ने विभिन्न कानूनों के द्वारा लैंगिक समानता के एजेंडे को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। उसके बाद हमारा निम्न वर्गों का उत्थान। निम्न वर्ग में, निम्न जो वर्ग थे, मैंने पहले भी आप लोगों को बीच बीच में हमारे पॉइंट्स आए हैं। 1925 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने। उस समय उन्हें सार्वजनिक कुओं, तालाबों, बिना किसी भेदभाव के पानी भरने के लिए उन्होंने जो है कि उनको स्वीकृति मिलनी चाहिए। महामार सम्मेलन 1926 में भी एक प्रस्ताव पारित करके निम्न वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति की उन्होंने मांग करी। गोलमेज सम्मेलन में भी उन्होंने जो है ब्रिटिश सम्राट के समक्ष निम्न वर्गों के उत्थान और अस्पृश्यता की समाप्ति और इन वर्गों के अलग प्रतिनिधित्व की क्या करी थी, मांग करी थी। अतः हम कह सकते हैं कि निम्न वर्गों के उत्थान के लिए इन्होंने काफ़ी जो है काम किए हैं। गांधी जी का विरोध, गांधी जी का भी इन्होंने विरोध किया। गांधी जी के साथ इनके विवाद और वैचारिक मतभेद जो थे बढ़ते चले जा रहे थे। वह गांधी जी द्वारा दलितों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों को क्या मानते थे कि एक दिखावा है। 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में के समय बादशाह जॉर्ज पंचम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे देश के शूतों ने अपने शासन में कोई उन्नति नहीं की है। उन्हें तालाबों में, कुओं में पानी भरने नहीं दिया जाता, सेना पुलिस में भर्ती नहीं किया जाता, उन्हें अधिकारों से वंचित रखा जाता है। अतः उन्हें अधिकार भी मिलने चाहिए। इस पर गांधी जी ने कहा कि वह कांग्रेस दलितों को हरिजन मानती है और उनके उत्थान के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है और उस पर धन भी व्यय कर रही है। अतः डॉक्टर अम्बेडकर ने मुसलमानों और सिखों के रक्षण के अनुसार ही अछूतों के रक्षण की क्या करी, मांग करी और गांधी जी ने इसका क्या किया, विरोध किया। इसी प्रकार जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, अम्बेडकर ने फिर दोबारा आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि अछूतों के लिए अलग से जो संविधान जो है पृथक प्रतिनिधित्व की उन्होंने मांग करी। अतः गांधी जी ने यहाँ पर भी उनका विरोध किया। अतः डॉक्टर अम्बेडकर की मांगों के अनुसार जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉल ने सांप्रदायिक पचाट प्रस्तुत किया तो उसमें भी दलितों की अधिकांश मांगे क्या कर ली, स्वीकार कर ली। तो गांधी जी ने जरवता जेल में अमर अनशन पर जब वो बैठे हुए थे तो उन्होंने अपना अनशन तभी तोड़ने की क्या रखी, शर्त रखी कि यदि अम्बेडकर सांप्रदायिक पचाट को अस्वीकार न कर ले परंतु भीमराव दलितों के साथ धोखा नहीं कर सकते थे। अतः हम कह सकते हैं कि गांधी जी के साथ अम्बेडकर जी का क्या रहा, हमेशा ही विरोध रहा। निष्कर्ष में अगर हम बात करें तो भीमराव अम्बेडकर मुख्य रूप से सुलझे एक राजनेता थे, समाजशास्त्री थे, कानूनवेत्ता थे, अर्थशास्त्री थे।
वह सव्य को एक राजनेता के स्थान पर एक दलित समाज सुधारक के रूप में पेश कर उन्होंने किया। वो दलितों की, अछूतों को का क्या करना चाहते थे, विकास करना चाहते थे, उनको आर्थिक राजनीतिक अधिकार दिलवाना चाहते थे। इसके साथ साथ उन्होंने जो है राजनीति में भाग लिया और अपने विभिन्न पुस्तक, लेख आदि में जो भी विचार दिए उन्हें ही हम उनके राजनीतिक विचार मानकर उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।